नमस्कार बच्चों, वेलकम टू एजुकेशन थेरेपी। मैं हूं अखिलेश। आज मैं आप लोगों को उत्तर प्रदेश बोर्ड कक्षा 9 विषय विज्ञान में पार्ट 3 पढ़ाऊंगा। पार्ट 3 जिसका नाम है परमाणु एवं अणु, यानी जिसको हम एटम एंड मॉलिक्यूल्स कहते हैं। तो परमाणु और अणु क्या होते हैं, इसके बारे में आज आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे उसके बारे में हम चर्चा करेंगे और उनसे आगे भी कुछ चीज़ों को यहाँ पे हम सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस पाठ को। देखिए पाठ का नाम क्या है, परमाणु एवं अणु। चलिए, तो ये परमाणु के बारे में सबसे पहले एक हमारे भारतीय वैज्ञानिक थे। वैज्ञानिक क्या, ये दार्शनिक थे। ठीक है, भारतीय दार्शनिक थे यानी इंडियन थे वो। इनका नाम था महर्षि कनाड। ठीक है, इन्होंने इसके बारे में अपनी जो जानकारी है, अपनी जो सोच है, उन्होंने पहले व्यक्त की थी। सबसे पहले यही थे जिन्होंने परमाणु के बारे में बताया। भारतीय दार्शनिक महर्षि कनाड ने प्रतिपादित किया था इसको। यदि हम द्रव्य मतलब क्या, द्रव्य को ही हम पदार्थ कहते हैं, को विभाजित करते जाएं तो हम छोटे छोटे कण या हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होते जाएंगे, तथा अंत में एक सीमा आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकता या जा सकेगा, अर्थात वह सूक्ष्मतम कण अविभाज्य रहेगा। इसी अविभाज्य सूक्ष्मतम कण को उन्होंने परमाणु कहा। ठीक है, पहले के समय में ये तो पता चल गया था कि परमाणु होता है। हाँ, ये भी लोग कहते थे। जब यहाँ तक कि जब डाल्टन थ्योरी आई तो उसमें भी उन्होंने यही कहा कि जो परमाणु है वो अविभाज्य कण है। ठीक है, परमाणु विभाज्य है। ये इसके बाद इस पे रिसर्च हुआ, बहुत सारे प्रैक्टिकल हुए, यानी बहुत सारी क्रियाएं हुई। उसके बाद तब पता चला कि नहीं, परमाणु भी क्या है, विभाज्य है। परमाणु भी 3 कणों से मिलके बना है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। ठीक है, ये तो बात की बात है। लेकिन डाल्टन थ्योरी के पहले तक यही माना जाता था कि परमाणु एक अविभाज्य कण है। हाँ, परमाणु है क्या, किसी भी पदार्थ का, किसी भी पदार्थ को इतनी छोटी मात्रा में हम तोड़ें कि जो आखिरी कण बचे उसको ना तोड़ा जा सके। ठीक है, तो वो जो आखिरी कण बचेगा वही हमारा परमाणु कहलाएगा। ठीक है, तो ये तो था परमाणु, और इसके बारे में सबसे पहले हमारे भारतीय दार्शनिक महर्षि कनाड ने बताया था। ठीक है, इसके बाद और भी वैज्ञानिकों ने इसके सापेक्ष अपने तथ्य रखे। जैसे एक ग्रीक दार्शनिक थे, डेमोक्रिटस। ठीक, इन्होंने भी सेम चीज़ बताई, यही चीज़ बताई थी। ठीक है, देखिए इसके बाद क्या हुआ। वैज्ञानिक लावाइजे एंटोनियो लावाइजर ने रासायनिक संयोज के 2 महत्वपूर्ण नियम को स्थापित किया, जिसने रसायन विज्ञान को महत्वपूर्ण आधार प्रदान किया। यानी अब जो परमाणु हैं, आपको पता है कि परमाणु आपस में क्रिया करके ही अणु बनाते हैं या यौगिक बनाते हैं। बहुत सी चीज़ें रिएक्शन होती हैं तब बनती हैं। ठीक है, जैसे हमारा पानी का एक अणु है, तो पानी का अणु किससे मिलकर बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। हाइड्रोजन के 2 अणु होते हैं और 2 परमाणु होते हैं, और ऑक्सीजन का एक परमाणु। ये सब मिल जाते हैं तब जाके हमारा पानी का एक अणु बनता है। तो जो एंटोनियो लावाइजर थे, इन्होंने रासायनिक संयोजन यानी जो रासायनिक क्रियाएं होती हैं, इनके लिए ये कैसे होती हैं, इसके बारे में उन्होंने 2 नियम बताए। ठीक है, ठीक, देखिए रासायनिक संयोजन के नियम। लवाइज एंड जोजफ एल प्राउस्ट ने बहुत अधिक प्रायोगिक कार्यों के पश्चात रासायनिक संयोजन के निम्नलिखित 2 नियम दिए। तो फिर जो लवाइजर थे और उनके साथ एक वैज्ञानिक और थे, प्रोस्ट। ठीक, उन्होंने मिलके 2 नियम बताए। जो केमिकल रिएक्शन हम करते हैं उसके बारे में 2 नियम बताए। वो नियम क्या है, चलिए देखते हैं। तो ये पहला नियम तो था क्या, मतलब है नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम।
अब देखिए द्रव्यमान संरक्षण से मतलब क्या है? देखिए द्रव्यमान संरक्षण का मतलब ये है कि जितना द्रव्यमान का हम 2 पदार्थ आपस में मिलाएँगे, रिएक्शन या रासायनिक क्रिया होने के बाद उतना ही द्रव्यमान की चीज़ें बनेंगी, ठीक है? यानी अगर अब नॉर्मल भाषा के लिए माना जाए कि अ, 1 किलो बर्फ़ है, ठीक? 1 किलो बर्फ़ गलेगा तो वो 1 किलो पानी ही बनेगा, ठीक है? उसी तरह से द्रव्यमान संरक्षण का नियम कि जो द्रव्यमान हम इस्तेमाल करेंगे क्रिया कराने में, वही द्रव्यमान हमें क्रिया के बाद भी मिलेगा। उदाहरण के लिए मान लेते हैं, यहाँ पे हमने मान लिया कि हमने कॉपर सल्फेट ले लिया 1.25 ग्राम और सोडियम कार्बोनेट ले लिया 1.43 ग्राम। इन दोनों का हमको रिएक्शन कराना है। तो इन दोनों का जब हम रिएक्शन कराएँगे, तो ये दोनों जुड़ के कितने हो जाएँगे? इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 3 8 4 2 6 1 1 2 2.68 ग्राम। यानी अगर दोनों को मिलाने पे इतना इन दोनों को हम मिला दें तो इतनी मात्रा तैयार होती है। तो रिएक्शन के बाद भी जो कुछ भी बनेगा, इससे नहीं मतलब कि बनेगा क्या, वो बात की बात है। लेकिन जो बनेगा वो सब कुछ मिलके इतने ही ग्राम का होगा, 2.68 ग्राम का ही होगा सब कुछ मिलके। इसी को कहा इन्होंने, यही पहला नियम था कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ठीक है? तो ये तो था हमारा पहला नियम। वही ये बीकर में ये सारी चीज़ें रख के इसमें यही बताया गया है, ठीक है? अब आते हैं यहाँ पे हम दूसरे नियम पे। देखिए यहाँ पे द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अपक्रिया के द्रव्यमान को ना तो सृजन किया जा सकता है, ना ही विनाश किया जा सकता है। यानी ना ही द्रव्यमान को बनाया जा सकता है, यानी जो द्रव्यमान एक बार आपने रिएक्शन में डाल दिया, जिस चीज़ों को मिला के डाल दिया, उसमें हम द्रव्यमान का ना तो सृजन कर सकते हैं, यानी ना नया द्रव्यमान उसमें पैदा कर सकते हैं और ना ही जो द्रव्यमान पहले से मौजूद है उसमें से उसको हम घटा सकते हैं। यानी जो द्रव्यमान मौजूद है वो उतने ही द्रव्यमान की वस्तु को बनाएगा केमिकल रिएक्शन में। उतने ही द्रव्यमान की वस्तुएँ सारी सब कुछ मिलके उतने ही द्रव्यमान की वस्तुएँ बनेंगी। ठीक है? तो ये तो था हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। अब दूसरा नियम था इनका स्थिर अनुपात का नियम। देखिए स्थिर अनुपात का नियम क्या है? हमें पता है कि यौगिक जो है वो कैसे बनता है? यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों देखिए से निर्मित होता है। ये तो हमें पता है कि यौगिक जो है वो 2 या 2 से अधिक तत्वों के मिलने के कारण ही यौगिक बनता है। इस प्रकार प्राप्त यौगिक में इन तत्वों का अनुपात स्थिर होता है। यौगिक हम किसको कहते हैं? जिसमें जो तत्व मिलाए गए हैं उन तत्वों का जो अनुपात है वो नियत हो या स्थिर हो। तो इससे जो चीज़ें बनती हैं उन्हें ही हम यौगिक कहते हैं। यानी यौगिक में तत्वों के जो अनुपात होते हैं वो स्थिर होते हैं। अब वो चाहे किसी भी स्थान के हों, कैसे भी बनाए जाएँ, वो जो नियत है वो नियत ही रहेगा, अनुपात नियत ही रहेगा। ठीक है? जैसे उदाहरण के लिए मान लें तो हमारा जो जल है, पानी का अणु, ठीक? पानी क्या है हमारा? यौगिक है। तो जो जल का यौगिक है उसमें हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात देखिए ध्यान से देखिएगा, द्रव्यमानों का अनुपात कह रहा है। तो द्रव्यमानों का अनुपात सदैव 1:8 होता है। यानी हाइड्रोजन 1 है तो ऑक्सीजन कितना है? 8। अब देखिए ये 1 और 8 आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा। जिसको नहीं समझ में आ रहा है उसके उनके लिए मैं बता देता हूँ यहाँ पे। देखिए H2O हमारा होता है, ये होता है हमारा पानी, ठीक है? हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन है हमारा 2 और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात पूछा जाए तो हाइड्रोजन 2 के 2 परमाणु हैं, अनुपात ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 1 क्योंकि हाइड्रोजन के नीचे 2 लिखा है यहाँ पे, ठीक? और ऑक्सीजन के नीचे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे। तो ऑक्सीजन 1 हो गया, हाइड्रोजन 2 हो गया। अब देखिए, ये तो था नंबर, कितने नंबर में है? अब हाइड्रोजन का द्रव्यमान की अगर बात करें, तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है कितना? 1, ठीक? हाइड्रोजन के 1 परमाणु का द्रव्यमान होता है 1, तो 1 यहाँ पे 2 परमाणु हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है ये 2 हो जाएगा अनुपात और ऑक्सीजन के 1 परमाणु का हमारा जो द्रव्यमान होता है, वो कितना होता है?
16। ठीक, तो जब इसको हम ऐसे काट देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1:8। वही यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो द्रव्यमानों का अनुपात कितना होता है? 1:8। तो ये अनुपात जो है ये हमेशा निश्चित रहता है। आप पानी को चाहे समंदर से लेके आइए, चाहे जमीन खोद के लेके आइए, चाहे पानी बरस रहा हो उस पानी को देखिए, यानी ये अनुपात हमेशा जल का सेम होता है, यानी स्थिर होता है। तो यही दो नियम थे जो हमारे केमिकल रिएक्शन के लिए बनाए गए, यानी द्रव्यमान संरक्षण और अनुपात नियत रहेगा। ठीक है, चलिए, तो ये दो नियम आपको याद होने चाहिए। अब देखिए यहाँ पे डाल्टन एक महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने परमाणु के बारे में काफ़ी चीज़ें बताई। इनकी जो दार्शनिकता थी, जो सोच थी, वो बहुत ही काबिल तारीफ़ थी और बहुत ही अच्छी सोच थी। उसी के बिहाफ़ पे हमारा जो साइंस है काफ़ी हद तक आगे बढ़ा है। तो थोड़ा-सा इनके बारे में भी जान ही लेते हैं यहाँ पे। देखिए, जॉन डाल्टन का जन्म 1766 में इंग्लैंड के एक गरीब जुलाहा परिवार में हुआ था। 12 वर्ष की आयु में उन्होंने एक शिक्षक के रूप में अपनी जीविका शुरू की। 7 साल बाद वह एक स्कूल के प्रिंसिपल बन गए। सन 1793 में डाल्टन एक कॉलेज में गणित, भौतिकी एवं रसायन शास्त्र पढ़ाने के लिए मैनचेस्टर चले गए। वहाँ पर उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय शिक्षण एवं शोध कार्य में व्यतीत किया। सन 1808 में इन्होंने अपने परमाणु सिद्धांत को प्रस्तुत किया, जो द्रवों के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण सिद्धांत साबित हुआ। इन्होंने ही जब परमाणु सिद्धांत के बारे में अपनी सारी व्याख्या और चर्चाएं रखी, तब जाके इस क्षेत्र में बहुत सारे नई नई चीज़ें पता होनी शुरू हुई। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे आते हैं हम डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत था। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार सभी द्रव, चाहे तत्व हों, यौगिक हों, मिश्रण हों, सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। तो जाहिर सी बात है, आप अगर किसी भी चीज़ को ले लीजिए, नमक हो गया हमारा NaCl, जिसको हम कहते हैं यौगिक है, लेकिन उसमें सोडियम परमाणु है और सोडियम और क्लोरीन परमाणु है। ठीक, ये दोनों मिलके हमारा सोडियम क्लोराइड बनाते हैं, नमक बनता है। उसके बाद हमारा H2O है, पानी। हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, ऑक्सीजन का 1 परमाणु है। अब ये 3 परमाणु आपस में मिलते हैं, तब जाके क्या बनता है? हमारा जल का अणु बनता है। ठीक है, यानी इस दुनिया में कुछ, हर चीज़, सब कुछ, एवरीथिंग इज़ अ एटम। मतलब उसकी जो बेसिक इकाई है, वो कह सकते हैं निर्माण की इकाई, वो है एटम। ठीक है, चलिए, तो डाल्टन के सिद्धांत जो हैं उनके बारे में देखते हैं। पहला देखिए, सभी द्रव परमाणुओं से निर्मित होते हैं, यानी हर पदार्थ परमाणु से बनता है जो किसी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं। अब परमाणु से बनता है तो परमाणु ही रासायनिक क्रिया में भाग लेता है। अगला देखिए, परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं। यही एक चीज़ इन्होंने बताई थी जो बाद में गलत सिद्ध हो गई, कि परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण है। परमाणु, इन्होंने बताया था कि परमाणु विभाजित नहीं होता, लेकिन बाद में और शोध हुए तो पता चला कि परमाणु भी विभाजित होते हैं 3 कणों में, जिनका नाम हो, जो 3 कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, चलिए, जो रासायनिक अपक्रिया में ना तो सृजित होते हैं और ना ही इनका विनाश होता है। यानी परमाणु को ना नया बनाया जा सकता है और ना ही इनका विनाश किया जा सकता है। जो परमाणु उपलब्ध है वो परमाणु उपलब्ध ही रहेंगे। जितने परमाणु हैं यहाँ पे, उतने परमाणु हमेशा ही रहेंगे। ठीक है, दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एक रासायनिक गुणधर्म समान होता है। अब जैसे कोई भी तत्व है, मान लेते हैं, जैसे पानी मान लीजिए, पानी का एक अणु है, तो पानी का एक अणु भी वही काम करेगा और पानी के 2 अणु भी वही काम करेंगे। पानी का कोई भी अणु आप उठा लीजिए, वही काम करेगा। ठीक है, तो यही है कि अब यहाँ तो अणु की बात मैंने की, लेकिन परमाणु की बात करें तो उसमें जो परमाणु है, जैसे ऑक्सीजन का एक परमाणु वही काम करेगा, ऑक्सीजन का दूसरा परमाणु आप लेंगे तो भी वही काम करेगा। ठीक है, यानी उनकी जो कार्यशैली होगी वो एक प्रकार की होगी, उसमें कोई अंतर नहीं होगा। चलिए अगला देखते हैं।
भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न होते हैं। अब अलग अलग पदार्थ हैं तो जाहिर सी बात है, तेल है तो तेल का अणु परमाणु अलग तरह से होगा और पानी का अणु परमाणु अलग तरह से होगा। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग पदार्थ हैं तो उनके अणु और परमाणुओं की जो खासियत होगी वो अलग अलग होगी। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक निर्मित करते हैं। अब जैसे उदाहरण के लिए पानी ही ले लीजिए आप, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलके हमारा H2O बनाते हैं जिसको हम पानी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आखिरी वाला देखते हैं। किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। अब कोई यौगिक, जाहिर सी बात है, यौगिक तो आपने पहले ही पढ़ा है, यौगिक हम उसे कहते हैं जिसमें जो पदार्थ मिलाए जाते हैं उनकी मात्रा निश्चित होती है, नियत होती है। तो अगर पानी की बात करें तो पानी में, पानी का जो रासायनिक सूत्र है वो H2O होता है। अब H2O में तो ये तो नियत हो गया ना कि हाइड्रोजन 2 होगा, ऑक्सीजन 1 होगा। हाइड्रोजन के 2 परमाणु होंगे और ऑक्सीजन का 1 परमाणु होगा, तब जाके क्या बनेगा, हमारा एक पानी का अणु बनेगा। ठीक है, यानी ये नियत है, ये निश्चित है। तो ये इतनी चीज़ें थी डाल्टन थ्योरी में, जिसको हम कहते हैं डाल्टन थ्योरी। अब परमाणु क्या होता है? परमाणु तो आप जान ही गए कि किसी भी पदार्थ की वह सूक्ष्मतम इकाई जिससे वह निर्मित होता है, या किसी भी पदार्थ को हम तब तक तोड़ें कि जब तक एक ऐसी स्थिति ना मिल जाए हमको, जब तक एक ऐसी स्थिति हमको ना मिल जाए कि उससे छोटा उस पदार्थ को तोड़ना संभव ना हो। ठीक है, यानी उससे छोटा उसको ना तोड़ा जा सके, तो वो जो चीज़ मिलेगी उसी को हम कहते हैं परमाणु। ठीक है, अब जैसे उदाहरण के लिए आपकी किताब में दिया हुआ है कि जो घर निर्माण करते हैं हम, तो घर तो हमें बाहर से बड़ा सा दिखता है। ठीक है, लेकिन इसमें छोटे छोटे ईंट बहुत सारे लगाए जाते हैं, तब जाके दीवारें बनती हैं, तब जाके छत बनते हैं, गिट्टियाँ लगाई जाती हैं, सीमेंट बालू ये सब लगाए जाते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब बहुत छोटे छोटे परमाणु। हाँ, बालू की बात करें तो बालू सबसे छोटा परमाणु है आपके लिए, आपके घर के लिए। ठीक है, हर अलग अलग तरह के परमाणु हैं, सब आपस में कंबाइन होते हैं तब जाके यौगिक बनता है और तब आपका घर तैयार होता है। ठीक है, अब परमाणु की साइज क्या है, आकार, परमाणु कितने बड़े होते हैं? तो आप देख लीजिए, परमाणु जो होते हैं, परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर में मापा जाता है। 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 की घात माइनस 9 मीटर, और 1 मीटर बराबर होता है 10 की घात 9 नैनोमीटर। ठीक है, तो जो परमाणु मापा जाता है वो 10 की घात माइनस 9 नैनोमीटर में नापा जाता है, मतलब नैनोमीटर में नापा जाता है। और 1 नैनोमीटर बराबर किसके होता है? 10 की घात माइनस 9 मीटर। मैंने शायद अभी नैनोमीटर बोल दिया था, तो नैनोमीटर नहीं, 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 की घात माइनस 9 मीटर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, हाँ, कुछ त्रिज्याएं दी हैं, इसको भी देख लीजिए। जैसे हाइड्रोजन परमाणु के लिए 10 की घात माइनस 10 होता है मीटर। जल का अणु 10 की घात माइनस 9, देखिए कितना छोटा होता है, एक जल का एक अणु इतना छोटा होता है कि आप अपनी नॉर्मल आंखों से तो उस अणु को देख नहीं पाएंगे। ठीक है, 10 की घात माइनस 9 बहुत छोटा होता है। हीमोग्लोबिन का अणु जो Hb होता है 10 की घात माइनस 8 होता है। रेत के कण 10 की घात माइनस 4 होते हैं। रेत के कण तो आपको कभी कभार दिखते भी हैं, दिख जाते हैं। चींटी, चींटी भी आपको दिखी जाती है, 10 की घात माइनस 3 होता है। सेब 10 की घात माइनस 1 होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप कंपेयर कर सकते हैं कि जो परमाणु होते हैं वो कितने छोटे होते हैं। अब आप ये कहेंगे कि परमाणु इतने छोटे होते हैं तो इसको हम नगण्य क्यों नहीं मान लेते? देखिए, नगण्य नहीं मान सकते, कारण है। कारण ये है कि इस दुनिया में हर एक चीज़ परमाणु से ही मिलके बनी है। अगर हम परमाणु को नगण्य कर देंगे, नहीं मानेंगे, तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं होगा, पानी का फार्मूला नहीं तैयार होगा, मतलब कोई चीज़ भी आप समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हमको
परमाणुओं को मानना पड़ेगा और परमाणुओं के बारे में जानने से ही हम बहुत सारी चीज़ें कर पाते हैं। चलिए, तो ये तो था परमाणु। अब इसमें आता है एक चीज़, विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के आधुनिक प्रतीक क्या हैं? अब जो परमाणु जो होते हैं इनके प्रतीक क्या होते हैं? ठीक है, प्रतीक प्रतीक तो आपको पता है, जैसे हाइड्रोजन का H होता है, ठीक? एल्युमिनियम का Al होता है। देखिए ये प्रतीक जो हैं ये आपको धीरे-धीरे आप जब आगे पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ें याद होती जाएँगी, जैसे-जैसे आप इसको याद करेंगे। हाँ, ये नाम देता कौन है? ये ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट याद करना आपके लिए। देखिए ये देता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड एप्लाइड केमिस्ट्री, जिसको हम कहते हैं IUPAC। आप इसको अक्सर ऐसे सुनेंगे, IUPAC नोमेनक्लेचर, इस तरह से। IUPAC जो है ये नामों का निर्धारण करता है, जो नए तत्व मिलते हैं उनका नाम डिसाइड करता है, उनका परमाणु क्रमांक और ये सब जो है, ये सब डिसाइड यही करते हैं, उन पे रिसर्च करते हैं ये लोग। उसके बाद उन तत्वों को उस हिसाब से नाम देते हैं, नंबर देते हैं, जो भी होता है, ठीक है? तो ये संस्था है IUPAC, यही ये सारे काम करती है। अब रही बात नाम की, तो जैसे कार्बन को C से दर्शाते हैं, ऑक्सीजन को O से दर्शाते हैं, हाइड्रोजन को H से दर्शाते हैं, आयरन को Fe से दर्शाते हैं। तो ये सारे नाम किसी न किसी वजह से इनको दिए गए हैं। जैसे अब कुछ तत्वों को इस हिसाब से नाम दिया गया है कि वो कहाँ पाए जाते थे, कुछ तत्वों को इस हिसाब से नाम दिया गया है कि या लैटिन नाम दिया गया है, ठीक है? कुछ को, जैसे अब लोहे को ही देखा जाए तो जो आयरन होता है उसका नाम Fe होता है और उसका जो सिंबल होता है वो Fe होता है, ठीक? Fe इसलिए है क्योंकि ये इसका लैटिन नाम है। फेरम को जो कहते हैं वो इंग्लिश में आयरन कहते हैं, इसलिए इस लैटिन नाम से ही इसका नाम रख दिया गया। तो ऐसे ही कुछ ना कुछ तरीकों का चीज़ों का इस्तेमाल करके ही तत्वों का नाम दिया गया है, ठीक है? अब आते हैं परमाणु द्रव्यमान। देखिए, अब जब परमाणुओं का नाम रखा गया, जब परमाणुओं का नाम रखा गया, इनका जो सिंबल है वो फिक्स कर दिया गया, निर्धारित कर दिया गया, तो अब परमाणु द्रव्यमान के ऊपर भी चर्चाएं शुरू हो गई। क्योंकि जो डाल्टन्स थ्योरी थी, देखिए डाल्टन्स के परमाणु सिद्धांत की सबसे विशिष्ट संकल्पना परमाणु द्रव्यमान की थी। उनके अनुसार प्रत्येक तत्व का एक अभिलाक्षणिक परमाणु द्रव्यमान होता है। जो डाल्टन्स थ्योरी थी वो इतनी सटीक थी, उन्होंने इतनी अच्छी चीज़ें उस समय बताई थी कि जिसको आगे के जो वैज्ञानिक थे उन्होंने उसको सोचा विचारा और उन वैज्ञानिकों को लगा कि हाँ, जो डाल्टन ने चीज़ें बताई थी वो काफ़ी हद तक सही थी। तो इस हिसाब से उन सभी वैज्ञानिकों ने परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान भी खोजना शुरू कर दिए, ठीक है? जैसे अब रही बात परमाणु द्रव्यमान, तो देखिए पहले तो यहाँ आप देख लीजिए सारे सिंबल कैसे होते हैं। एल्युमिनियम का Al, आर्गन का Ar, बेरियम का Ba, बोरान का B। तो इस तरह से ये सारे सिंबल है। आयोडीन का I, हाइड्रोजन का H, गोल्ड का Au, सिल्वर का Ag, ठीक है? इस तरह से ये ना जो सिंबल हैं तत्वों के, ये आप धीरे धीरे जब पीरियाडिक टेबल अभी पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें याद हो जाएंगी आराम से। थोड़ा बहुत जैसे देखते रहें, आप पढ़ते रहेंगे तो वैसे भी याद हो जाएगा। तो अभी आते हैं कि ये जो परमाणु के हमारे परमाणु द्रव्यमान होता है। देखिए जैसे हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन 16, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35, कैल्शियम का 40। तो इस तरह से ये तत्वों के हर तत्व का, जितने भी तत्व खोजे गए हैं सभी तत्वों का परमाणु द्रव्यमान होता है, ठीक है? तो ये तो था परमाणु द्रव्यमान आपका। परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं, आपको पता होगा, उम्मीद है आप जानते होंगे कि परमाणु जो है वो अस्तित्व में कैसे रहते हैं, हम कैसे पता करेंगे? देखिए, परमाणु
किसी भी पदार्थ की सबसे सूक्ष्मतम इकाई है, ठीक है। अब सबसे सूक्ष्मतम इकाई मान लीजिए अगर आप, जैसे अब आपको, जैसे चौक होता है, चौक का बुरादा बहुत सारा बटोर लीजिए और उसको किसी तरह से आप भिगा के या किसी तरह से कुछ भी करके आप उसको चौक में या खड़खड़िया कह रहे हैं, खड़िया में, सॉरी चौक में या खड़िया में तब्दील करिए, बदलिए, तो आप देखेंगे कि वो फिर से चौक का रूप ले लिया है और चौक से वो आप लिख सकते हैं। या आप दूसरा उदाहरण देखते हैं, जैसे किताब मान लीजिए, किताब का एक पन्ना अगर आपका परमाणु है तो पूरी किताब आपकी क्या हो गई, एक पदार्थ, ठीक। यानी बहुत सारे परमाणु मिलके तब पदार्थ का रूप लेते हैं और वो पदार्थ हमें अस्तित्व में दिखाई देते हैं, हम उसको छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जैसे पानी या कागज। कागज के एक पन्ने में लाखों परमाणु एक परत के ऊपर दूसरा परत, तीसरा परत ऐसे रखे होते हैं लाखों परतों में, तब जाके एक पन्ना तैयार होता है, ठीक है। ये होता है इस तरह से, जो परमाणु है वो अस्तित्व में रहते हैं। हाँ, परमाणु हमेशा परमाणु के रूप में अस्तित्व में नहीं रहेंगे, परमाणु हमेशा अणु या आयन के रूप में अस्तित्व में रहते हैं। परमाणु हमेशा अणु एवं आयन बनाते हैं और इसी अवस्था में वो अस्तित्व में रहते हैं, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन, अब जैसे अणु की बात करें, पानी, उसमें कौन सा परमाणु है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। ये दोनों मिल गए तभी जाके हमारा पानी बना और पानी के ज़रिए ही ये हमारे अस्तित्व में है, क्योंकि पानी को हम देख सकते हैं, पी सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये अस्तित्व में रहते हैं। अब आता है अणु क्या है। अणु मतलब मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या है या अणु क्या है। अणु ऐसे दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह होता है जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं अथवा वे परस्पर आकर्षण बल से के द्वारा कसकर जुड़े होते हैं। सीधा सा, दो या दो से अधिक परमाणुओं के मिलने से जो बनता है उसे अणु कहते हैं। उदाहरण के लिए जल। जल हमारा बनता है हाइड्रोजन के दो परमाणु और ऑक्सीजन के एक परमाणु के मिलने की वजह से, ठीक है। चलिए, तो ये तो होता है हमारा अणु। अब एक चीज़ आप जान लीजिए कि जो परमाणु होगा वो अणु से छोटा होगा, क्योंकि भाई अब दो परमाणु मिलेंगे, कम से कम दो परमाणु मिलेंगे तभी जाके एक अणु बनेगा, और परमाणु अकेला ही रहता है, तो जाहिर सी बात है दो परमाणु बड़ा होगा कि एक परमाणु बड़ा होगा। एक परमाणु छोटा होगा, यानी परमाणु हमेशा अणु से छोटा होगा। हालांकि आपने साइज अभी देखा ऊपर आपने। चलिए, तत्व के अणु। अब देखिए, तत्व के अणु, किसी तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणु द्वारा संरचित होते हैं। आर्गन, Ar, हीलियम, He इत्यादि जैसे अनेक तत्व के अणु उसी तत्व के केवल एक परमाणु द्वारा निर्मित होते हैं, लेकिन अधिकांश अधातुओं में ऐसा नहीं होता। उदाहरण, ऑक्सीजन अणु दो ऑक्सीजन परमाणुओं से बनता है। अब ऑक्सीजन का एक अणु बनाना है तो किससे बनेगा, दो ऑक्सीजन के परमाणु बनाएंगे, मिलाएंगे, तब जाके ऑक्सीजन का एक अणु बनेगा, ठीक। इसलिए इसे द्विपरमाणुक अणु कहते हैं, या O2 से इसको दिखाया भी जाता है, ठीक। यदि सामान्यतः दो के स्थान पर तीन ऑक्सीजन परमाणु परस्पर संयोग करते हैं तो हमें ओजोन मिलती है, जिसे O3 कहते हैं, ठीक। किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। अब देखिए, जैसे ऑक्सीजन O2 है, तो ऑक्सीजन की परमाणुकता यहाँ पे क्या हो गई, 2, ठीक। ये तो कह रहा है किसी भी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणुओं की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। अब जैसे यहाँ पे तालिका दी है, इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि एक परमाणुक, द्विपरमाणुक। देखिए, जो अधातु हैं, अधातु में ये सारे हैं। इसमें सल्फर बहुपरमाणुक है, यानी सल्फर 1 से लेके 8 तक चलता है। फास्फोरस चतुपरमाणुक है, यानी P4 लिखा जाएगा। क्लोरीन द्विपरमाणुक है, Cl2 लिखा जाएगा।
नाइट्रोजन द्विपरमाणुक है N2 होगा, हाइड्रोजन द्विपरमाणुक है H2 लिखा जाएगा, ऑक्सीजन द्विपरमाणुक है O2 लिखा जाएगा, हीलियम एक परमाणुक है तो He लिखा जाएगा, आर्गन एक परमाणुक है तो Ar लिखा जाएगा। ठीक है। धातु की बात करें, सोडियम एक परमाणुक है Na लिखा जाता है, आयरन एक परमाणुक है Fe लिखा जाता है, एल्युमिनियम एक परमाणुक है Al लिखा जाता है, कॉपर एक परमाणुक है Cu लिखा जाता है। ठीक है। यौगिक के अणु, अभी तक हमने देखा तत्वों के अणु जैसे ऑक्सीजन, आयरन, अभी इनके अणुओं के बारे में हमने चर्चा की। अब आते हैं हम यौगिक के अणु, जैसे मान लीजिए जो हमारा पानी है उसके अणुओं की चर्चा अब हम करेंगे। तो यौगिक के अणु चलिए देखते हैं। यौगिक के अणु हमें पता है कि ये एक निश्चित अनुपात में मिलकर ही एक अणु का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये अभी आपने पहले ही पढ़ा। जैसे यहाँ पे एक तालिका दी है, इसको देखेंगे तो और आपको समझ में आएगा। जैसे जल, जल में किससे बनता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने के कारण बनता है। यहाँ अनुपात कितना होता है? हाइड्रोजन 1 होता है तो ऑक्सीजन 8 होता है द्रव्यमान में। द्रव्यमान की बात कर रहा है, ये द्रव्यमान का अनुपात है। ऐसे ही अमोनिया तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन से मिलता है, 14 और 3 का अनुपात होता है। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन मिलके बनते हैं, 3 और 8 का अनुपात होता है। द्रव्यमानिक अनुपात है ये। ठीक है। चलिए, अब यहाँ एक चीज़ थोड़ा सा कराया गया है, इसको देखते हैं। देखिए, ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का द्रव्यमान अनुपात 1 होता है, और अब देखिए 1 होता नहीं है, ये दरअसल अभी मैंने आपको ऊपर ही बताया। यहाँ पे इसको थोड़ा ऐसा लिखना था। ये देखिए, ये होता है 2, ठीक, ये होता है 16। अब 2 से 16 को काटे तो यहाँ पे 1 आया, यहाँ पे 8 आ गया। ठीक। अब परमाणु द्रव्यमान हाइड्रोजन का 1 होता है। ये जो U है ना, इसको हम यूनिफाइड मास भी कहते हैं। ठीक है, U का मतलब होता है यूनिफाइड मास। तो हाइड्रोजन का यूनिफाइड मास 1 है और ऑक्सीजन का 16 है। अब इतना बटे इतना कर देंगे तो हमारा 1/1 1 आ जाएगा, और ये 1/2 आ जाएगा, यानी 2 और 1, यानी सीधा सा ये कहना चाह रहा है कि H2O में जो तत्व हैं, जो परमाणु मिले हुए हैं, वो कितने कितने के अनुपात में है। तो हाइड्रोजन 2 के अनुपात में है और ऑक्सीजन 1 के अनुपात में है। वही चीज़ आया, हाइड्रोजन 2 के अनुपात में, ऑक्सीजन 1 के अनुपात में। यही चीज़ वह यहाँ पे बताना चाह रहा है। ठीक है, ये देखिए। चलिए, अब आते हैं आयन क्या होता है। आयन, आपने बहुत जगह चीज़ ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी हुई देखी होंगे, Na+, ठीक, Cl-, ठीक, ऐसा बहुत कहीं कहीं आप लिखा हुआ देखेंगे। तो ऐसे जो चीज़ें लिखी हुई होती हैं, इन्हीं को हम आयन कहते हैं। आयन बन जाता है क्यों? ये जो चार्ज इनके ऊपर आ जाता है इसी के कारण, यानी जो नेट आवेश होता है किसी तत्व पे, उसी के कारण वो तत्व आयन बन जाता है। देखिए, धातु एवं अधातु युक्त यौगिक आवेशित कणों से बने होते हैं। इन आवेशित कणों को आयन कहते हैं। यह ऋण आवेश अथवा धन आवेश होता है। ऋण आवेश को हम एनायन भी कहते हैं, इंग्लिश में ऋण आवेश को एनायन कहते हैं, तथा धन आवेश को हम कैटायन कहते हैं। ठीक। देखिए, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl को जब हम देखते हैं तो इसमें धनात्मक सोडियम आयन यानी Na+ होता है, तथा ऋणात्मक क्लोराइड आयन Cl- होता है। तो ये आयन होते हैं, सोडियम प्लस आयन, Cl- आयन, यानी सोडियम कैटायन होता है और Cl एनायन होता है। अब आगे अभी हम इसके बारे में थोड़ा सा और जानेंगे। देखिए, हाँ, अब आता है इसमें रासायनिक सूत्र लिखना। ठीक है, रासायनिक सूत्र क्या होता है? देखिए, जो चीज़ें हम करते हैं केमिस्ट्री में, विज्ञान में, जैसे अब NaCl है, नमक है, तो नमक केमिकल रिएक्शन से बना है। उसको हम किस तरह से, या कोई चिन्ह दें, कोई नाम दें,
जिससे हम उसको पहचान सकें आगे के समय में। तो इसको पहचानने के लिए ही इसको नाम दिया गया सोडियम क्लोराइड, ठीक है, ताकि हमको पता चले कि ये एक रासायनिक नाम है जिसको हम साधारण भाषा में नमक कहते हैं, और ये बनता है हमारा सोडियम और क्लोराइड से, क्लोरीन से, ठीक है। तो इसलिए हम रासायनिक सूत्र भी लिखते हैं। अब देखिए रासायनिक सूत्र लिखने के लिए देखिए हमें तत्वों के प्रतीकों एवं उनकी संयोजकता क्षमताएं ज्ञात होनी चाहिए। अब रासायनिक सूत्र लिखना है तो इतना ये चीज़ तो हमको पता होनी चाहिए। किसी तत्व की संयोजन शक्ति उस तत्व की संयोजकता कहलाती है, ठीक है। संयोजन शक्ति क्या होती है पहले तो ये जान लीजिए। संयोजकता जिसको कहते हैं वो क्या होती है। संयोजकता को आप ऐसे मान लीजिए कि मान लीजिए एक ऑक्टोपस है। ऑक्टोपस के पास 8 पैर होते हैं। आप पैर क्या मतलब 8 हाथ होते हैं, ठीक है। और इंसान के पास 2 हाथ होते हैं। अब ऑक्टोपस कितने इंसानों के साथ हाथ से हाथ मिला सकता है? अगर एक हाथ से एक ही हाथ मिलाना हो तो कितने इंसानों के साथ मिला सकता है? तो ऑक्टोपस के पास 8 हाथ हैं, तो उस हिसाब से वो 4 इंसानों के साथ 2-2 हाथ मिला सकता है। अब यानी ऑक्टोपस 4 लोगों के साथ संयोजन कर सकता था, ठीक है। क्या कहेंगे हम? ऑक्टोपस 4 लोगों के साथ संयोजन कर सकता था। वहीं अगर इंसान की बात की जाए तो इंसान के पास 2 ही हाथ होते हैं, और वो ऑक्टोपस से के सिर्फ 2 ही हाथ से संयोजन कर सकता था। तो ये इंसान की संयोजकता 2 हो गई, ऑक्टोपस की संयोजकता 8 हो गई, ठीक है। तो इस तरह से हम इस चीज़ को संयोजकता कहते हैं कि किसी तत्व का किसी दूसरे तत्व से या किसी परमाणु का किसी दूसरे परमाणु से जुड़ने के लिए कितने बॉन्ड हैं या क्या चीज़ है, कितनी उपलब्धि है, उस चीज़ को हम कहते हैं संयोजकता, ठीक है। या कितने किसी तत्व से कितने तत्व और जुड़ सकते हैं। साधारण भाषा में किसी तत्व के परमाणु से कोई और तत्व का परमाणु कितनी संख्या में जुड़ सकता है, वही उसकी संयोजकता होती है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे एक टेबल है। इस टेबल में आयन के हिसाब से कुछ दिया गया है। देखिए हाँ एक चीज़ और है, ये जो आयन होता है ना, आयन में जो तत्वों में जो मेटल होते हैं, मेटल और नॉन मेटल। देखिए मेटल की एक खास बात होती है, उनकी एक टेंडेंसी ये होती है कि वो अपने पास से इलेक्ट्रॉन को बाहर भगाना चाहते हैं। जो कंप्लीट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। अब ऑर्बिट क्या होता है? चलिए ऑर्बिट अभी हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी के लिए बस आप इतना ध्यान दीजिए कि जो मेटल और नॉन मेटल होते हैं यानी धातु और अधातु होते हैं, इनमें एक खासियत होती है, टेंडेंसी होती है धातु की। धातु की खासियत होती है कि ये अपने पास से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाहते हैं, और अधातु की खासियत होती है कि ये अपने पास इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर रखना चाहते हैं और बाहर से और भी लेना चाहते हैं, ठीक है। धातु अपने पास से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना चाहता है, और वहीं अधातु बाहर से इलेक्ट्रॉन को अपने पास बुलाना चाहता है। तो ये टेंडेंसी होती है। तो इसीलिए जो होता है सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, कॉपर, इन सब पे आप देखेंगे कि प्लस आयन होता है। जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, जिंक, आयरन, कॉपर, इन सब पे देखिए प्लस प्लस है ना। वो अलग बात है कि किसी पे 1 है किसी पे 2 है, ठीक है। तो जो धातु होंगे वो प्लस वाले आयन होंगे। अब हाइड्रोजन, क्लोराइड, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फाइड, ये सब देखिए हाइड्रोजन देखिए यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन आपको प्लस और माइनस दोनों में मिलेगा। तो ये एक्सेप्शन केस है हाइड्रोजन का, ठीक है। हाइड्रोजन का ये एक्सेप्शन केस है। ये मेटल नॉन मेटल दोनों की तरह बिहेव कर लेता है। तो इसलिए हाइड्रोजन में प्लस और माइनस दोनों मिलेगा आपको। बाकी नॉन मेटल्स में आपको ये माइनस साइन ही मिलेगा, ठीक है, एनायन ही मिलेगा। तो इस तरह से ये माइनस आयन बनाते हैं अधातु, और जो धातु होते हैं वो प्लस आयन बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो आयन बन रहे हैं ये आपको याद होने चाहिए। अभी के लिए तो याद ही कर लीजिए, बाकी ये बनते कैसे हैं ये आगे आप समझ जाएंगे। सोडियम प्लस आयन, एक प्लस आयन। पोटेशियम एक प्लस आयन,
इनका जो एटॉमिक नंबर होता है, ये सारी चीज़ें आप अभी आगे पढ़ेंगे, इसलिए बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, एकदम परेशान मत होइए। बस अभी जितना आप देख रहे हैं, जितना मैं बता रहा हूँ, आप उतने पे ध्यान दीजिए। बस ये चीज़ें आप अपने दिमाग में अभी के लिए बस थोड़ी देर के लिए थोड़ा-थोड़ा सा रखिए अपने अंदर। जैसे ही आप आगे का चैप्टर पढ़ेंगे, आपको ये सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएँगी, ठीक है? तो अभी आप इतना जानिए कि जो मेटल होता है वो प्लस आयन बनाते हैं और जो नॉन मेटल होते हैं वो माइनस आयन बनाते हैं। हाइड्रोजन एक्सेप्शन केस है, ठीक है? प्लस माइनस दोनों बनाता है। अब इसमें देखिए एक चीज़ और है, ये बहुपरमाणुक आयन, ठीक? जैसे आपने देखा होगा कि सोडियम हाइड्रॉक्साइड NaOH, ठीक है? आपने कहीं न कहीं देखा होगा, पढ़ा होगा क्लास 8 में या कहीं पे NaOH करके। तो ये जो OH होता है, ये कैसा होता है? माइनस आयन, ठीक है? और Na प्लस आयन होता है, ठीक है? एक प्लस आयन, एक माइनस आयन। चलिए, तो ये बहुपरमाणुक कहलाते हैं, जो OH होता है, ये सब बहुपरमाणुक होते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखते हैं, जो सूत्र लिखने के नियम होते हैं, उनको भी थोड़ा-सा जानते हैं कि आखिर हम रासायनिक सूत्र लिखेंगे तो उनके उसका नियम क्या है, उस नियम को हमें पता होना चाहिए। रासायनिक सूत्र लिखते समय आपको निम्न नियमों का पालन करना चाहिए। देखिए क्या नियम है? सबसे पहले तो आयन की संयोजकता अथवा आवेश संतुलन होना चाहिए। यानी जो आयन की संयोजकता है और उसका जो आवेश संतुलन है वो संतुलित होना चाहिए। यानी जो रिएक्शन है वो संतुलित होना चाहिए। अरे रिएक्शन कह रहे हैं, जो नाम है वो संतुलित होना चाहिए। क्योंकि कोई भी परमाणु दूसरे परमाणु से जब उसी हिसाब से संयोज कर पाएगा या संयोजकता उसी हिसाब से उपलब्ध होगी, उसी हिसाब से वो दूसरे से जुड़ पाएगा। भाई जितना हाथ एक परमाणु के पास होगा, उतने हाथ से ही तो वो दूसरे परमाणु को जोड़ पाएगा, ठीक है? उससे ज़्यादा तो जोड़ नहीं पाएगा। अब एक इंसान के पास 2 ही हाथ हैं, तो बहुत ज़्यादा वो 2 इंसानों से जुड़ सकता है, तीसरे से नहीं जुड़ पाएगा ना, ठीक है? तो इस तरह से ये होता है। चलिए, अगला देखिए, जब एक यौगिक किसी धातु एवं अधातु के संयोग से निर्मित होता है, तो धातु का नाम अथवा धातु के नाम अथवा उसके प्रतीक को रासायनिक सूत्र में पहले लिखते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड में कैल्शियम पहले आएगा, ऑक्साइड या ऑक्सीजन बाद में आएगा। यानी जो यौगिक होगा, जो रिएक्शन होके चीज़ बनेगी, उसमें जो धातु का नाम होगा वो पहले लिखा जाएगा और अधातु का उसके बाद में, ठीक है? जैसे कैल्शियम ऑक्साइड में ये पहले लिखा जाता है और ऑक्साइड बाद में। तो एक ये था और उसके बाद अगला देखिए, बहुपरमाणुक आयन द्वारा निर्मित यौगिकों में आयनों की संख्या दर्शाने के लिए आयन को कोष्ठक में लिखकर आयन की संख्या कोष्ठक के बाहर लिखते हैं। जैसे MgOH का होल ट्वाइस, यानी जो Mg हो गया और ये OH क्या है? बहुपरमाणुक आयन है। लेकिन यहाँ पे ये 2 आयन है, तो इसलिए यानी 2 OH हैं, तो 2 OH के लिए हमको ब्रैकेट में लिख के नीचे 2 लिखना पड़ता है, ठीक? यानी इसको हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, OH फिर Mg फिर OH, ठीक? ऐसे लिखा जाता है। तो इस दोनों को एक साथ लिख देते हैं हम, ठीक? तो OH2 हो जाता है ब्रैकेट में। चलिए, सरल यौगिक के सूत्र। अब जो यौगिक के सूत्र हैं, कैसे लिखते हैं? इस इस चीज़ को जानते हैं यहाँ पे। 2 भिन्न-भिन्न तत्वों के निर्मित सरलतम यौगिक को द्विआंगी यौगिक कहते हैं। आणविक यौगिकों के रासायनिक सूत्र लिखते समय हम पहले संघटक तत्वों के प्रतीक लिखकर उनकी संयोजकताएं लिखते हैं, जैसे ही निम्न उदाहरण में दर्शाया गया है। तत्पश्चात संयोजित परमाणुओं की संयोजकता को क्रॉस करके अणुसूत्र लिखते हैं। देखिए उदाहरण इसका देख लेते हैं एक। देखिए, अभी यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड है, तो हाइड्रोजन क्लोराइड मतलब HCl होता है। हाइड्रोजन का क्या होता है हमारा? हाइड्रोजन की संयोजकता होती है 1 और क्लोराइड की या क्लोरीन की संयोजकता होती है 1, ठीक? अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इस 1 को यहाँ पे और इस 1 को यहाँ पे, ठीक? तो 1 1 है तो H लिखा जाएगा और फिर Cl लिखा जाएगा, तो HCl हो गया। अब इसकी जगह पे हम एक उदाहरण और लेते हैं।
H2S हाइड्रोजन सल्फाइड जिसको बोलते हैं, तो H2S H2S होता है, तो H और S लिखेंगे। हाइड्रोजन की 1 होती है, सल्फर की 2 होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको इधर इसको इधर, तो हाइड्रोजन के साथ 2 लिखेंगे और सल्फर के साथ 1 लिखेंगे, तो 1 नहीं लिखेंगे तो भी 1 ही माना जाएगा, तो H2S हमारा बन जाएगा। तो इस तरह से हम जो है नामों को लिख सकते हैं, सूत्र को लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे उदाहरण दिए गए हैं इसमें। यहाँ पे देखिए ये, अब जैसे Al2O3 लिखा है, यहाँ पे देखेंगे एल्युमिनियम का 3 होता है, ऑक्सीजन का 2 होता है। यहाँ पे आयन है, ठीक, तो एल्युमिनियम का 3 प्लस और ऑक्सीजन का 2 माइनस। ठीक, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Al2 हो जाएगा और O3 हो जाएगा। ये हमारा सूत्र बन गया। ठीक है, इस तरह से ये सारे सूत्र बनते हैं। यानी संयोजकता आपको पता होनी चाहिए तभी ये बनेगा। बिना संयोजकता अगर आपको नहीं पता है तो फिर आप ये सूत्र नहीं बना पाएंगे। संयोजकता कैसे निकाली जाएगी, कैसे पता की जाएगी, ये आप आगे समझ जाएंगे, आपको मैं बता दूंगा। जैसे ही आप नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा। चलिए अब आते हैं सूत्र इकाई द्रव्यमान। देखिए इकाई द्रव्यमान या द्रव्यमान, अभी आपने देखा द्रव्यमान, अभी हमने परमाणुओं के द्रव्यमान के बारे में आगे जाना। जैसे हाइड्रोजन का जो द्रव्यमान है 1 होता है। ठीक है, और भी बहुत तत्वों के आपने देखे। आपने उसका ऑक्सीजन का देखा, ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है। तो ऐसे ये द्रव्यमान होते हैं परमाणुओं के। तो यहाँ पे हम आते हैं, अब जैसे उदाहरण के लिए देख लीजिए सोडियम क्लोराइड का। सोडियम क्लोराइड सूत्र क्या होता है, NaCl। सोडियम का जो द्रव्यमान होता है, सोडियम कितना है, 1 है। ठीक, द्रव्यमान कितना है, 23 होता है। 23 यूनिफाइड मास, U का मतलब यूनिफाइड मास। Cl 1 है, इसका कितना होता है, 35.5 यूनिफाइड मास। और जब इसको हल करेंगे तो हमारा 58.5 यूनिफाइड मास आ जाएगा। यानी सोडियम क्लोराइड के एक अणु का यूनिफाइड द्रव्यमान या यूनिफाइड मास हमारा 58.5 यूनिफाइड मास होता है। ठीक है, चलिए ऐसे ही यहाँ पे अगर हम देखें CaCl2 के सूत्र का इकाई द्रव्यमान यानी यूनिफाइड मास निकालना है CaCl2 का। Ca का कितना होता है, Ca का हमारा होता है 40, Cl का होता है 35.5। Ca कितना है, Ca हमारा एक बार है तो सिर्फ 40 लिखें, Ca 1 है तो 40 लिखेंगे। ठीक, Cl कितनी बार है, 2 बार है तो 2 बार है, यहाँ पे 35 लिख के 35.5 और 35.5 इसको सबको जोड़ देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 111 यूनिफाइड मास। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा। अब आप यहाँ पे एक शब्द देख रहे हैं, मोल। मोल, ठीक, देखिए अब मोल सुन के बहुत टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मोल बहुत ही नॉर्मल चीज़ है, आसान चीज़ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। देखिए मोल जैसे एक केला दर्जन होता, ओ सॉरी देखिए उल्टा बोल रहे हैं। एक दर्जन में केले आप लेते हैं, वैसे ही बस यही समझ लीजिए कि एक मोल में कितने परमाणु आपने लिए। ठीक है, इस तरह से सोचिए। जैसे एक दर्जन बराबर एक एक दर्जन में कितने केले होते हैं, एक डजन अगर कहा जाए तो एक डजन में हमारे होते हैं 12 केले, मान लीजिए कुछ भी मान लीजिए। एक दर्जन बराबर 12 होता है, यानी जो नंबर हुआ वो कितना हुआ, वो 12 हुआ। ऐसे ही जब एक मोल की बात आती है, एक मोल की बात अगर हम करें तो ये कितना हो जाता है, एक मोल बराबर हो जाता है नंबर में 6.022 इंटू 10⁻23। ये नंबर होता है। ये नंबर बड़ा है इसलिए आपको थोड़ा टेंशन लगता होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ आपको ये नंबर याद होना चाहिए। ठीक, जैसे एक दर्जन में 12 होता है, वैसे एक मोल में 6.022 10 की घात 23 होता है। ठीक है,
चलिए, अब इतना हो गया तो अब समझते हैं कि आखिर मोल का काम कहाँ लगता है। चलिए, देखिए यहाँ पे कह रहा है कि कार्बन परमाणु का 1 मोल। अब कार्बन परमाणु का 1 मोल कह रहा है तो आखिर 1 मोल कितना हुआ? 1 मोल में 1 मोल को आपने नंबर में तो जान लिया। नंबर में 1 मोल कितना होता है? नंबर में 1 मोल इतना होता है, ठीक है? लेकिन अब नंबर में 1 मोल इतना होता है, लेकिन 1 मोल में कितना कार्बन आता है? अभी हमको ये जानना है कि 1 मोल में कितना कार्बन होगा। देखिए, कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 6, ठीक? और इसका जो द्रव्यमान होता है वो होता है 12। तो कार्बन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 12 यूनिफाइड मास। तो 12 यूनिफाइड मास जो होता है, जो यू होता है, इसी यू को हम जी लिख देते हैं और ये हमारा बन जाता है क्या? ग्राम द्रव्यमान, ठीक? इसी को बोलते हैं ग्राम द्रव्यमान। तो ये 12 जी जो हो गया, 12 ग्राम, ये हमारा कार्बन का ग्राम द्रव्यमान हो गया और इसी को हम 1 मोल कहेंगे। यानी 12 ग्राम द्रव्यमान में क्या होगा? 12 ग्राम द्रव्यमान में जो परमाणुओं की संख्या होगी वो होगी कितनी? इतनी, ठीक? 12 ग्राम द्रव्यमान में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? इतनी हो जाएगी, ठीक है? इसी प्रकार हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के 1 मोल में हाइड्रोजन का जो ग्राम द्रव्यमान होगा वो एक ही होगा, क्योंकि इसका जो द्रव्यमान होता है 1 यूनिफाइड मास होता है। तो इसके 1 ग्राम हाइड्रोजन परमाणु में क्या होगा? इतने परमाणु होंगे। 1 ग्राम हाइड्रोजन के परमाणु जो होगा ये, इसमें 6.022 इंटू 10 की घात 23 हाइड्रोजन के परमाणु होंगे, ठीक है? इसी प्रकार किसी भी कण, परमाणु, अणु या आयन कुछ भी हो, ठीक है? उनका सापेक्ष द्रव्यमान आप ग्राम द्रव्यमान निकालिए और ग्राम द्रव्यमान को उसी के सापेक्ष हम हल करेंगे और हमें पता चल जाएगा कि उसके अंदर कितने परमाणु हैं, अणु हैं या कितने आयन हैं, जिस सापेक्ष में हमको जो चीज़ें निकालनी होगी। अब अणु की बात करें तो अभी तक हमने परमाणु, आयन और अणु के बारे में देखा। अब यहाँ पे आणविक यानी अणुओं का मोल, अणुओं के मोल की बात करें हम तो यहाँ हमको आणविक द्रव्यमान निकालना पड़ेगा, ठीक है? आणविक द्रव्यमान निकालना पड़ेगा। आणविक ग्राम द्रव्यमान निकालेंगे, उसके बाद तब हम उसको देखेंगे कि उसमें कितना अणु मौजूद है, ठीक है? अणुओं की कितनी संख्या उसमें मौजूद है, ठीक है? चलिए, हाँ, एक चीज़ और, ये तो अभी ये जो नंबर है, इसी नंबर को हम कहते हैं क्या? अवागाद्रो संख्या, ठीक है? ये आप याद रखेंगे, इसी नंबर को हम कहते हैं क्या? अवागाद्रो संख्या। 6.022 इंटू 10⁻23 को ही हम अवागाद्रोज नंबर कहते हैं। चलिए, अब यहाँ से आपका शुरू होता है मोल संकल्पना। मोल के बारे में हालांकि मैंने आपको ऊपर ही काफ़ी हद तक बता दिया है। यहाँ से थोड़ी चर्चा होती है मोल के बारे में। हालांकि मोल में थोड़ा सा यहाँ देखते हैं, जो अणु अणुओं का जो यूनिफाइड मास निकालते हैं, कैसे निकलता है देखिए। हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन की किसी अभिक्रिया का उदाहरण लेते हैं, ठीक? जैसे 2s2 प्लस O2 बराबर होता है 2s2O। हाइड्रोजन के 2 अणु ऑक्सीजन के 1 अणु के साथ अपक्रिया करके जल के 2 अणुओं को निर्मित करते हैं। हाइड्रोजन अणु के 4 ऑक्सीजन, अब देखिए 2 दूनी 4 हो गया ये। ऑक्सीजन अणु के 32, अब O2 है तो जाहिर सी बात है 32 होगा, क्योंकि एक ऑक्सीजन 16 होता है, तो O2 है तो 16 दूना 32 होगा। जैसे अब यहाँ लिखा है 2H2 प्लस O2, ठीक? तो हाइड्रोजन का 1 होता है तो 2 इंटू 1, और फिर 2 हाइड्रोजन है तो जाहिर सी बात है ये +1 हो जाएगा। फिर 16 इंटू 2, तो ये हो गया कितना? 4 प्लस 32, ये जुड़ के कितना हो गया? ये जुड़ के हो जाएगा हमारा 36, ठीक है?
तो वही कह रहा है यहाँ पे कि 32 U के साथ संयोग करके 36 U जल के अणु का निर्माण निर्माण करता है या निर्मित होता है। ठीक है, चलिए, तो ये तो था निर्माण। अब बनता ऐसे है तो हमको ये कैसे पता चलेगा कि इसमें कितने अणु हैं? अणुओं की संख्या पता करने के लिए हमें ज़रूरत किसकी पड़ती है? आवागाद्रो नंबर की। ठीक है, तो आवागाद्रो नंबर आपको पता ही है, 1 मोल बराबर होता है 6.022 गुणे 10 की घात 23। ये होता है आवागाद्रो नंबर। इसको दर्शित किससे करते हैं? N0 से। ठीक है, N0 से इसको दर्शित किया जाता है आवागाद्रो नंबर को, तो ये आप याद रखेंगे, N0 से इसको दर्शित करते हैं। चलिए, अब आगे देखते हैं। इस पे अभी हम थोड़ा सवाल हल करेंगे ना, तो एकदम अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे हम एक चीज़ देखते हैं, देखिए, हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान 1U होता है। हाइड्रोजन का जो परमाणु का द्रव्यमान होता है 1U होता है, अतः हाइड्रोजन का ग्राम परमाणु द्रव्यमान 1G होगा। ठीक है, 1U हाइड्रोजन में केवल एक हाइड्रोजन परमाणु होता है तथा 1G हाइड्रोजन में उसके 1 मोल परमाणु होते हैं। यानी 1U को हमने क्या कर दिया, 1U हमारा हो गया 1G और ये बराबर हो गया हमारा 1 मोल। ठीक, और 1 मोल हमारा मोल बराबर कितना होता है? 622 10⁻23। ठीक, ये तो 1 ग्राम 1 ग्राम द्रव्यमान में हाइड्रोजन के जो आवागाद्रोस नंबर होते हैं उतने परमाणु मौजूद होंगे। ठीक है, ऐसे अगर ऑक्सीजन का हम देखें तो 16U ऑक्सीजन में एक ऑक्सीजन परमाणु होता है। अब देखिए, एक ऑक्सीजन लिखा है, एक ऑक्सीजन का परमाणु है, तो इसका द्रव्यमान क्या होगा? 16U। 16U क्यों हम क्या लिखेंगे? 16G। U को हटा के हम G लिख देते हैं। अब 16G बराबर कितना होगा? 16G बराबर होगा हमारा 1 मोल के। ठीक, और 1 मोल बराबर कितना होता है ये आपको पता है। ठीक है, तो उतने जो है क्या होंगे? 16 ग्राम जो होगा ये क्या कहते हैं ऑक्सीजन, उतने में 1 मोल परमाणु उसमें उपलब्ध होंगे या प्रेजेंट होंगे। ठीक है, चलिए, इसी तरह से पानी का देखते हैं। H2O, H2O पानी होता है हमारा। ठीक है, कि अणु द्रव्यमान की परिकल्पना हम पहले ही कर चुके हैं, जो जिसका मान होता है 18U। यानी अब ऑक्सीजन का 16 है, हाइड्रोजन 2 है, तो 16 + 2 बराबर 18 हो गया हमारा। यानी फिर इसको हम ग्राम में बदलेंगे तो 18G हो जाएगा। 18G जल के 1 मोल अणु होते हैं, अर्थात उसमें 6.022 गुणे 10 की घात 23 जल के अणु होते हैं। यानी 18 ग्राम जल में 6.022 गुणे 10 की घात 23 जल के अणु हमको मिलेंगे। ये जो अवागाद्रोस नंबर है ये पूरा प्रैक्टिकल और बहुत सारे रिसर्च करने के बाद इसको सिद्ध किया गया है, इसीलिए इसको एक नियतांक कहा जाता है। चलिए, अब इसमें आपके सवाल हैं। यहाँ पे देखिए एक चीज़ और, सन 1896 में विलियम ओसवाल्ड ने मोल शब्द को प्रस्तावित किया था, जो एक लैटिन शब्द मोल से व्युत्पन्न हुआ था। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे अब आपके ये यहाँ पे एक्सरसाइज हैं, कई सारे सवाल दिए हुए हैं। ये सवाल आप प्रैक्टिस कर लेंगे, उम्मीद है। हालांकि मैं आपको प्रैक्टिस करा दूंगा। तो अभी के लिए तो ये पार्ट आपका समाप्त हो गया है। जो न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सारे हल करा दूंगा, प्रैक्टिस करा दूंगा उसका। इस पार्ट में हमने क्या क्या सीखा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। किसी भी अपक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों के द्रव्यमानों का योग अपरिवर्तनीय है।
यह द्रव्यमान के संरक्षण का नियम कहलाता है। यानी जो पहला नियम है द्रव्यमान संरक्षण का, वो है ये। एक शुद्ध रासायनिक यौगिक में तत्व हमेशा द्रव्यमानों के निश्चित अनुपात में विद्यमान होते हैं। इसे निश्चित अनुपात का नियम कहते हैं। ये दूसरा नियम है हमारा। तत्व का सूक्ष्मतम कण परमाणु होता है, जो स्वतंत्र रूप से प्रायः नहीं रह सकता तथा उसे सभी रासायनिक गुणधर्म को प्रदर्शित करता है। यानी उस जो परमाणु होते हैं, हर परमाणु उसका समान रासायनिक गुणधर्म दिखाता है। अणु किसी भी तत्व अथवा यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण होता है जो सामान्य दशाओं में स्वतंत्र रह सकता है। यह पदार्थ के सभी गुणधर्म को प्रदर्शित करता है। किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके सभी संघटक तत्वों तथा संयोग करने वाले सभी तत्वों के परमाणु संख्या को दर्शाता है। परमाणुओं का वह पुंज जो आयन की तरह व्यवहार करते हैं उसे बहुपरमाणुक आयन कहते हैं। उनके ऊपर एक निश्चित आवेश होता है। यानी जो भी आयन अगर कह रहा है तो जाहिर सी बात है उसमें एक आवेश जरूर होगा, चाहे धन आयन होगा, चाहे धन का आवेश होगा, चाहे ऋण का आवेश होगा। आणविक यौगिक के रासायनिक सूत्र प्रत्येक तत्व की संयोजकता द्वारा निर्धारित होते हैं। आयनिक यौगिकों में प्रत्येक आयन के ऊपर आवेश की संख्या द्वारा यौगिक के रासायनिक सूत्र ज्ञात करते हैं। वैज्ञानिक भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान की तुलना करने के लिए सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान स्केल का उपयोग करते हैं। कार्बन 12 समस्थानिक या उसी को आइसोटोप्स भी कहते हैं, समस्थानिक को के परमाणु का सापेक्ष द्रव्यमान 12 निर्दिष्ट किया जाता है। अन्य सभी तत्वों के परमाणुओं का सापेक्ष द्रव्यमान कार्बन 12 परमाणु के द्रव्यमान के साथ तुलना करके प्राप्त करते हैं। ठीक है, यानी जो भी परमाणुओं का द्रव्यमान हम प्राप्त करते हैं वो कार्बन 12 जो परमाणु होता है उससे तुलना करके ही हम बाकी तत्वों के बाकी परमाणुओं के द्रव्यमान को निकालते हैं। ठीक है, ये देखिए 6.022 गुणे 10⁻23 अवागाद्रो स्थिरांक है, जो 12 ग्राम के विद्यमान कार्बन 12 के परमाणुओं की संख्या है। अब देखिए 12 ग्राम के विद्यमान कार्बन 12 का जो परमाणु होगा उसमें इतनी जो अवागाद्रो संख्या है उतनी ही संख्या परमाणुओं की मौजूद होती है। ठीक है, मोल पदार्थ की वह मात्रा है जिसके कणों की संख्या परमाणु, आयन, अणु या सूत्र इकाई इत्यादि कार्बन 12 के ठीक 12 ग्राम के विद्यमान परमाणुओं के बराबर होती है। पदार्थ के एक मोल अणु का द्रव्यमान उसका मोलर द्रव्यमान कहलाता है। ठीक है, मोलर द्रव्यमान क्या होता है? पदार्थ के एक मोल अणु का द्रव्यमान। किसी भी पदार्थ का एक मोल अणु जो होगा वही उसका मोलर द्रव्यमान कहलाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आपका शुरू हो गया अभ्यास प्रश्न। ठीक है, ये सारे अभ्यास प्रश्न जो भी उदाहरण है और जो भी अभ्यास प्रश्न है ये सारे मैं आपको हल करा दूंगा। आप अपनी तरफ से भी कोशिश करिएगा। अगर हल कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। कहीं आप अगर एक बार ट्राई करेंगे, कहीं दिक्कत होगी तो मैं आपको बता दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके सवाल पूछ भी सकते हैं। कोई दिक्कत है तो वो भी पूछ सकते हैं। कोई बात नहीं समझ में आई है वो भी आप पूछिएगा, मैं आपको वो एक्सप्लेन कर दूंगा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको कुछ चीज़ें नई सीखने को मिली होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।